तो छुट्टियों का टाइम खत्म हो चुका है दोस्तों, और अब बारी है कुछ काम करने की। पिछले 15-20 दिनों से क्रिसमस, न्यू ईयर और छुट्टियों की वजह से मैं और अंकित और कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से हम लोग बिजी थे थोड़ा सा, पर अब हम लोग वापस आ गए हैं आपकी खिदमत में। और आज हम इस वीडियो में पिछले 15-20 दिनों में सिनेमा जगत में क्या कुछ चल रहा था उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो हाउ वाज योर न्यू ईयर? भाई बाकी न्यू ईयर क्रिसमस सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो भी लास्ट मंथ जो मूवी रिलीज होने वाली थी 21, अरे 21 की छोड़ यार, उससे पहले ना मेरे को तेरे को बात करनी है। धुरंधर की आंधी भाई रुकी नहीं रही। हमने पिछली वीडियो में क्या बोला था, जब हम अवतार देख करके आए थे, हमने अवतार देखी और हमने बोला कि भाई अवतार एक ऐसी मूवी है जो धुरंधर की आंधी को रोक देगी। पर हम लोग गलत थे वहां पे। उसकी आंधी भाई आज भी नहीं रुक रही। लगभग 1300 करोड़ के आसपास होने वाले हैं उसके, और 1300 करोड़ हो रहे हैं किस बेसिस पे कि भाई एक तो अडल्ट मूवी, बच्चों की टिकट्स नहीं बिकी है, और ज्यादातर गल्फ कंट्रीज के अंदर उसको बैन कर दिया गया है, वहां भी नहीं दिखी है। प्लस साउथ की रीजनल लैंग्वेज में रिलीज नहीं हुई है, सिंगल लैंग्वेज में रिलीज हुई है, वो भी हिंदी में सिर्फ। यस एग्जैक्टली, हिंदी में साउथ में लोग उसको देख रहे हैं, नॉर्थ में तो ऑब्वियसली देखेंगे ही, और बाहर भी लोग उसको देख रहे हैं। भाई क्या काम किया है पूरी टीम ने, और क्या काम किया है या क्या काम करवाया है आदित्य धर ने। मजा आ गया देख करके। बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसी कोई मूवी हमको देखने को मिली है जिसने कुछ अलग ही करके दिखाया, छप्पर फाड़ करके दिखाया। और अभी तो ये जस्ट उसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है 1300 करोड़ का। अब जब नेक्स्ट नेटफ्लिक्स पे आएगी उसका अलग से कलेक्शन रहेगा। और जब तक वो मूवी चलती रहेगी थिएटर्स और नेटफ्लिक्स में, तब तक उसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। और फिर सेकंड पार्ट में वो क्या ही होने वाला है, वो पूरा 2026 हमको देखने के लिए मिलेगा। क्या होगा। बिल्कुल, हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे, बाद में आते हैं दोबारा 21 पे। और 21 दोबारा पोस्टपोन हुई थी, 1 तारीख को रिलीज हुई 21। हाँ, पहले वो 2025 के लास्ट वीक में रिलीज होने वाली थी, और उसके बाद उसको 1 या 2 को रिलीज किया है। हमने 21 देखी आप सभी लोगों के लिए। और कुछ कहना चाहोगे इस मूवी के बारे में तुम? यार 21 जैसा मैंने ट्रेलर देखा था 21 मूवी का, कि कुछ वॉर टाइप मूवी होगी, कि अरुण खेत्रपाल जो परमवीर चक्र थे जो अवार्डी हुए थे, कुछ उनसे रिलेटेड कुछ मूवी रहेगी, कुछ वॉर सीन्स होंगे 1971 के वॉर थिंग। लेकिन मूवी के अंदर ऐसा कुछ था नहीं। वो जैसे एक सिंपल सी बायोग्राफी टाइप मूवी मेरे को लगी है, कि अब बोरिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनका पॉइंट जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मूवी बनाई है वो उनको पता हो किस वजह से उन्होंने बनाई है। जैसे एक सिंपल सा स्टोरी लाइन है, एकदम बेसिक सी सिंपल स्टोरी लाइन, स्टार्टिंग, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, बस मूवी उतने में खत्म रहती है। उसके अलावा कुछ एक्साइटिंग पॉइंट मेरे को लगा नहीं। अब आपको क्या लगता है मूवी के अंदर? मैं इस बात से ना थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है कि श्रीराम राघवन ने अभी तक जितनी भी मूवीज की है, आप लोगों ने उसको अंधाधुन वगैरह इन सब मूवीज में देखा, बहुत फेमस मूवीज में कर रखी है, और उसी टाइप की मूवी करते थे। इस बार उन्होंने कुछ अलग करने का ट्राई किया, और आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने ऐसा कुछ अलग करने को ट्राई किया जो कि बॉलीवुड में पैसा कमाने के लिए बहुत ही आसान था। अगर आप एक वॉर मूवी बनाते हो, जैसे कि धुरंधर जस्ट उससे पहले ही आई थी, और उसने क्या करके दिखाया सबको पता है। और वाईआरएफ बहुत समय से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, पठान, जवान, ये वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। उस बंदे ने बिल्कुल अलग ही स्टांस पकड़ा कि मैं एक एंटी वॉर मूवी बनाऊंगा। ये एक वॉर मूवी नहीं, ये एक एंटी वॉर मूवी है। इसका मेन पॉइंट या मेन एस्पेक्ट ये रहता है कि युद्ध के, वॉर के उस पहलू को दिखाना जो ज्यादातर हमारी नजरों से छुपा रहता है। ठीक है, जब मतलब कि वॉर मूवीज बनती है तो लोगों को देखने में बहुत मजा आता है कि भाई क्या जबरदस्त एक्शन किए हैं, बॉर्डर में मजा आया, बॉर्डर 2 आने वाली है उसमें लोगों को मजा आएगा, धुरंधर ने बढ़िया काम कर रखा है, पठान में बहुत बढ़िया काम हुआ था। तो ये एक्शंस देखने को लोगों को मजा आते हैं कि एक जब राइवल कंट्री के खिलाफ आप लोग कुछ बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन इस वॉर के पीछे की एक कहानी होती है कि कैसे वो वॉर जो होता है बहुत सारी फैमिलीज को हर्ट करता है, कैसे बहुत सारी फैमिलीज को अफेक्ट करता है। ये मूवी उसी चीज को दिखाती है, और मुझे लगता है कि भाई ये मूवी बहुत ही सही तरीके से इन सब चीजों को दिखाती है। आई रियली अप्रिशिएट कि श्रीराम राघवन ने जिस तरीके से पर्दे पे इन सब चीजों को दिखाया है, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, हो सकता है कि भाई उतना मसाला इस मूवी के अंदर नहीं है। अगर आप उस तरीके से देखने जा रहे हो कि ठीक है धुरंधर हमने जस्ट अभी अभी देखी है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, वैसा ही कुछ फिर से आ रहा होगा, तो वो टाइप की मूवी नहीं है। ये एक अलग टाइप की मूवी है, ये एक अलग टाइप के सिनेमा लवर्स के लिए मूवी है। प्लस इस मूवी के अंदर मेरे को एक चीज और बहुत पसंद आई कि कास्टिंग जो की गई है ना, कि मूवी का नाम 21 है, हर कोई जानता है कि अरुण खेत्रपाल 21 की उम्र में शहीद हो गए थे। तो जो अगस्त्य नंदा है वो देख करके लगता है कि भाई 21 साल का लड़का है, किसी 40-45 साल के एक्टर से 21 साल की एक्टिंग नहीं कराई गई है। तो ये जो कास्टिंग की गई है मुझे बहुत पसंद आई। देख करके लगता है कि हाँ भाई ये वैसा ही लड़का होगा जब हम 21-22 में हुआ करते थे, तो ऐसे ही दिखते थे, ऐसे ही बिहेव करते थे। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लस
मूवी के अंदर कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, कि अगर तुमने नोटिस किया हो या देखोगे तो जो अगस्त्य नंदा का कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में बड़ा बढ़िया सा एंजॉयमेंट वाला होता है, बट जब वो आर्मी के ट्रेनिंग के अंदर जाता है तो वहां पे ये फ्लक्चुएशन दिखाया गया कि कैसे, यस एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं कहना चाह रहा था, कि कैसे वो ट्रेनिंग उसको बदल देती है कि वो इतना मैच्योर एकदम से हो गया। ये दिखाया उसने बहुत बढ़िया तरीके से है। प्लस धर्मपाल जी का जो रोल है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। प्लस जयदीप का जो रोल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक इंसान ने उस वॉर को झेला है और उन सब चीज़ों को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एक पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने इतना कुछ झेला है। तो ये वाला जो पूरा एस्पेक्ट था बहुत बढ़िया तरीके से पर्दे पे दिखाया गया है और मुझे मूवी बुरी तो किसी भी एंगल से नहीं लगी। ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हो कि लोगों को लग रहा हो कि वॉर मूवी थी, वॉर मूवी नहीं है, एंटी वॉर मूवी है। पास्ट में ऐसी बहुत सारी मूवीज आ चुकी है, ठीक है, और उनको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अगर आप इसको एक अलग नजरिए से देखते हो तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। मुझे पसंद आई। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं राजा साहब की, जो लास्ट वीक ही रिलीज हुई है 9 तारीख को। तो राजा साहब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं, अब क्योंकि हम टाइम ही नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम देने वाली मूवी है भी नहीं, क्योंकि जो अपने ट्रेलर देख के पता चला था कि उसमें कुछ हॉरर होने वाला है, कॉमेडी होने वाली है, तो मूवी देख के हमें ऐसा लगा कि ना उसमें प्रॉपर हॉरर है ना प्रॉपर कॉमेडी है। exactly. वो पता नहीं कैसा कहने वाला था हक रखा है कि हॉरर कॉमेडी बना रहे हैं, ना तो इनसे हॉरर हो पा रहा है ना इनसे कॉमेडी हो पा रही है, तो बनाए क्यों रहे भाई। मेरे को पता है क्या लगता है सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। कि प्रभास ना इतना बड़ा इंट्रोवर्ट आदमी है कि उसके पास कोई स्क्रिप्ट लेके जाता है और बंदा मना ही नहीं कर पाता। कल को अगर मैं स्क्रिप्ट लेके चला जाऊं ना कि भाई मेरे को ना ये मूवी बनानी है आपके साथ, तो मुझे भी मना नहीं कर पाएगा, चाहे साले कितनी ही कबाड़ मूवी क्यों ना हो। मैं बहुत बड़ा एक्टर है यार, उसने बाहुबली जैसी एक ऐसी मूवीज बनाई है जो जिसने इंडियन सिनेमा को चेंज किया है। हाँ। और मेरे जैसा बंदा उसको गाली देता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। अब देख सकते हैं बाहुबली मूवीज इतनी बढ़िया बनाई है इसने, सलार अच्छी है। बॉलीवुड में आके कुछ मूवीज इनकी फ्लॉप हुई है, साहू भी फ्लॉप हुई थी और राधेश्याम फ्लॉप हुई, लेकिन दोबारा अपने जोन में जाके फिर दोबारा एक फ्लॉप और दे दी इन्होंने। अरे यार क्या ही बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं क्योंकि फिर हमें और ही गालियां पड़ेगी। हमें क्या, इनको गालियां पड़ेगी, इन्होंने काम ऐसे करे हैं, पढ़नी भी चाहिए इनको, मेरे को लगता है। लेकिन भाई साहब मूवी तो ठीक है, लेकिन मगरमच्छ क्या कर रहा था मूवी के अंदर, को समझ में नहीं आया। अरे मगरमच्छ मेरे को ये समझ में नहीं आया, उसमें इतने सारे कैरेक्टर जो डाले हुए थे, वो क्या 3 एक्ट्रेस दे रखी है भाई स्टार्टिंग में, और तीनों के साथ रोमांस चल रहा है बिना किसी मतलब के, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, एक का चल थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आता है कि एक एक्ट्रेस जो उसकी गांव की होती है, चलो ठीक है, बीच में बातचीत होगी तो हो गया, रोमांस चल रहा है, बाकी 2 का कोई पता ही नहीं चलता। और लास्ट के 40-45 मिनट में वो तीनों लड़कियां हैं ही नहीं, तो भाई मूवी थी किस लिए? कोई लॉजिक नहीं है मूवी का, कोई कहानी में दम नहीं है, कुछ नहीं है। पता है, इस मूवी को 450 करोड़ खर्च करने के बजाय इसी मूवी की कहानी पे थोड़ा सा काम करके एक छोटे एक्टर को लेकर के अगर हॉरर कॉमेडी बनाई जाती ना, तो ये मूवी शायद कुछ अच्छा कर जाती, क्योंकि वीएफएक्स इस मूवी के ठीक ठाक है। बहुत अच्छे तो नहीं है, बहुत सारी जगहों पे वीएफएक्स इस मूवी के ठीक ठाक है। इस पे थोड़ा सा काम अगर करते, ढंग से बनाते तो चल जाता है यार। भाई प्रभास यार मत कर ऐसी मूवी भाई, तेरे को ना बंदे सलार में देखना चाहते हैं, ठीक है, तेरे को बंदे ना बाहुबली टाइप की मूवी में देखना चाहते हैं, ये सब करके ना तू मत करे सब। और आज स्क्रिप्ट थोड़ी देख के थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़ के भी तो मूवी डिसाइड किया करो। लास्ट आपने आदिपुरुष की थी तो हमारा मन कर रहा था एक तीर आपके मार दिया जाए, तो चलाओ बाण पे मैच। चल नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो अंकित, हमारी पहली वीडियो के टाइम से ही ना कमेंट्स में बहुत डिमांड आ रही थी कि स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर वीडियो बनाओ, स्ट्रेंजर थिंग्स का रिव्यू करो, और हमने बहुत मेहनत करके इन छुट्टियों में 5 के 5 सीजन देखे हैं। हालांकि मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट ये मॉन्स्टर टाइप के और काइजूस टाइप की जो मूवीज या वेब सीरीज, मैं इस टाइप की मूवीज वगैरह बिल्कुल नहीं देखता, पर क्योंकि पब्लिक डिमांड है तो मैंने देखी। और मेरे क्या व्यूज है इसके ऊपर वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, पर उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अंकित को इस स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में क्या लगता है, या उसे वो ये वेब सीरीज कैसी पसंद आई? सेम वही चीज जो आपने बोली कि ये सीरीज कुछ इस टाइप की कि हमारे जॉनर से बिल्कुल अलग है। हमें थोड़ा पसंद, साइंस फिक्शन पसंद है, ड्रामा सीरीज पसंद है हमें, जिसमें एक्टिंग हमें देखने को मिले। हमें ये फ्लैशी मॉन्स्टर देखने की आदत बिल्कुल नहीं है, जैसे भी आपने बताया। हाँ, कुछ जैसे टोटल 5 सीजन है इसके अंदर। पहले सीजन में इंटरेस्ट थोड़ा बनता क्योंकि एक स्टोरी बिल्डअप हो रही होती है उसके अंदर,
सेकंड और थर्ड भी ओके ओके था। फोर्थ में इंटरेस्ट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो तीनों सीजन का सम दिखाते हैं उसके अंदर पूरा, कि कहाँ से क्या कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड नहीं है। और अभी जो रिसेंट आया है दोबारा सीजन 5 का ऑलमोस्ट 6 एपिसोड इन्होंने पहले शूट करे थे, लेकिन लास्ट के 2 एपिसोड इन्होंने बाद में शूट करे हैं। उसमें एक नया कैरेक्टर इन्होंने लिया है, एल। जो पहले एल था वो कोई और था, अब जो एल है वो कोई और था। हाँ, फिलर के साथ आई है इस बार। वो थोड़े फिलर के साथ आई है। तो आप बताइए आपको क्या लगा इसके अंदर? मैं अपने पॉइंट्स बताऊं तो देख, इंटरेस्ट तो था नहीं, ठीक है, पब्लिक डिमांड थी तो मैंने देख लिया। हालांकि ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं। जब मैं कई साल पहले मैंने जीओटी नहीं देखा था बहुत सालों तक, ठीक है, तो लोग जब कहते थे अभी तूने जीओटी नहीं देखा, तो मैंने जीओटी देखना स्टार्ट किया और ऐसे कर करके मैंने पूरा जीओटी देखा। तो वही वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ फिर से हुआ कि ठीक है, नहीं पसंद है पर लोग कह रहे हैं तो देखता हूँ। मैंने पहला सीजन देखा और पहला सीजन मुझे अच्छा लगा। मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी इसके अंदर जगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया स्टोरी है और मुझे लोगों की एक्टिंग पसंद में आई, कास्ट की एक्टिंग सारी पसंद में आई और मैंने धीरे धीरे आगे शिफ्ट हुआ। सेकंड सीजन के दूसरे तीसरे एपिसोड के साथ मैं बोर होने लगा। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने दूसरा सीजन खत्म किया और तीसरा सीजन स्टार्ट करने में मुझे समय लगा, 2-3 दिन मेरे खराब हुए, मैं नहीं देख पाया। बट फिर क्योंकि देखना था, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है, काम करना पड़ेगा भाई, तो मैंने देखा। और 3 सीजन के बाद मैं ये डिसाइड कर चुका था कि मैं नहीं देखूंगा, कि ये देखने लायक शो नहीं है और मेरे देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी कुछ मोटिवेशंस मिली तेरी तरफ से कि तूने बोला कि नहीं देखो, 4 सीजन अच्छा है, तो मैंने 4 सीजन देखा। और उसके बाद जैसे कि तूने कहा कि 4th सीजन इस पूरी सीरीज का सबसे बेस्ट सीजन है। वो कंक्लूड करता है पहले 3 सीजन्स को कि उसमें क्या चल रहा था, क्या स्टोरी थी। जिनको नहीं समझ में आया होगा 3 सीजन, जैसे कि मेरे साथ हुआ, वहां पे 4th सीजन में समझ में आता है कि कौन कौन से विलन्स थे, कौन कहां से कैसे आए, कैसे उल्टी दुनिया, नीचे की दुनिया, ये सब वगैरह कॉन्सेप्ट जो थे वो वहां पे समझ में आने लगते हैं, विच इज अ गुड थिंग। और वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। चौथा सीजन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मेरा इंटरेस्ट फिर से जग गया और मैंने 5वां देखा। 5वां सीजन की बुराई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे और यूट्यूब वगैरह पे बहुत हो रही है पहले से ही, पर मेरे अकॉर्डिंगली 5वां सीजन जो है वो ओके है, ठीक है, क्योंकि मैं इस शो से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता था, तो मुझे उतना मिल गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। हालांकि हो सकता है जो इसके डाई हार्ड फैन हो उनको बहुत ज्यादा चाहिए हो और उनको वो नहीं मिला हो, पर मुझे ठीक ठाक मिल गया। मुझे ये शो बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन बहुत माइंड ब्लोइंग भी नहीं है, ठीक है। हाँ, बस यही है कि अगर एज अ साइंस टीचर मैं गलतियां ढूंढूं तो इसके अंदर बहुत सारी मिल जाएंगी, क्योंकि साइंस की बहुत सारी बातें यहाँ पे की जाती है। भाई साहब वार्म होल्स में जा रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के कहीं भी सर्वाइव कर रहे हैं, कोई भी छोटे मोटे टैक्स से कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर पता नहीं कौन सी उससे डायमेंशन से आया हुआ है, आग से मर गया, तो ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ओके है। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द शो इज कि जो कैरेक्टर आर्क बहुत सारे बंदों का दिया है, कास्ट का दिया है, कैरेक्टर्स का दिया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। जब मैंने सीजन स्टार्ट किया था, स्टीव का जो कैरेक्टर है वो कुछ ऐसे स्टार्ट किया गया था कि बहुत नेगेटिव सा कैरेक्टर उसको, हाँ, लेकिन जब लास्ट में वो खत्म होता है कैरेक्टर या शो खत्म होता है, तो वो बंदा बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी हो चुका है और उसने सीजन 2, 3, 4 में बहुत कुछ अलग अलग काम किए। मतलब बहुत बढ़िया लोकी वाला टाइप का मुझे लगा कि बहुत ही अलग पर्सनैलिटी से उसको बहुत ही अलग पर्सनैलिटी पे खत्म किया गया। दैट आई रियली लाइक अबाउट द शो। इसके अलावा नैन्सी का कैरेक्टर, उसका भी कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छा है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। एंड और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपने स्टीव के बारे में बताया कि स्टार्टिंग उसके नेगेटिव से होती है और बाद में एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाता है। और अपने जीओटी की बात करें, उसमें एक है जेमी लैनिस्टर। हाँ, लैनिस्टर। स्टार्टिंग में वो कुछ अलग रिश्ते चल रहे होते उसके, और लास्ट में आते रहे बिल्कुल उसका कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर उसका आ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें सही थी। बाकी शो तो ठीक ही है, जिनको नहीं पसंद आया वो अपना देखे भाई, अपने को मजा आया क्योंकि इंटरेस्ट था नहीं, कुछ बढ़िया देखने को मिल गया तो अच्छा है। एनी हाउ, ये शो नेटफ्लिक्स का मेरे ख्याल से शायद सेकंड बिगेस्ट शो है। हाँ। सबसे ज्यादा पैसे कमाने में ये दूसरे नंबर पे है। शायद पहले नंबर पे मेरे ख्याल से शायद वेडनेसडे है या आई डोंट नो कौन सा है, या स्क्विड गेम है, कौन या सा स्क्विड गेम है, ऐसे कुछ है। हाँ, ये है। और इसी वही वाला सीन है, सारा खेल पैसे गए भाई, इसीलिए कहानी को इतना लंबा खींचा गया। और अगर तुम लास्ट वाले एपिसोड्स पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देख ही लोगे, मतलब कि दिख ही जाता है क्लियरली कि उन्होंने स्टोरी को यहाँ पर भी छोटे छोटे पॉइंटर्स छोड़ दिए कि आगे कभी स्पिन ऑफ बनाना हो, आगे कभी कंटिन्यू करना हो, तो वहां पे पॉइंट्स छोड़ दें कि यहाँ इन स्टोरी को लेकर के हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि ये जो 4 फ्रेंड्स थे, बचपन से एक गेम खेला करते थे, ठीक है। तो एंड वाले एपिसोड के अंदर जब ये 4 दोस्त लास्ट टाइम जब गेम खेल रहे होते हैं और वो गेम को कंप्लीट करके वहां से निकलते हैं, तो इनकी जो छोटी बहन है होली जो होती है, वो अपने दोस्तों के साथ वहां पे आती है और वो गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। तो ये लोग वहां से स्टोरी को बढ़ा सकते हैं कि अब एक नेक्स्ट जनरेशन उसी प्रॉब्लम्स के साथ या वही विलन्स के साथ कैसे डील करेंगे, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे आगे का सीजन अगर बनाते हैं तो, क्योंकि पब्लिक डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस
इसमें माइक की एक थ्योरी भी है। एल जो होती है वो लास्ट में मर जाती है, ठीक है, उसको जाना होता है, वो दुनिया छोड़ के चली जाती है अपने कुछ रीजंस की वजह से। तो माइक एक थ्योरी बनाता है कि असल में वो नहीं गई होगी, ऐसा 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 हुआ रहा होगा। तो ये वाला सीन सारा का सारा इसीलिए रखा गया कि कभी अगर जरूरत पड़ी किसी कैरेक्टर को वापस लाने की तो इस थ्योरी के जरिए लाया जा सके, ठीक है। ये जहां तक मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ऊपर से नेटफ्लिक्स का दबाव होगा कि भैया स्टोरी को एंड मत करो, कभी अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो इन कैरेक्टर्स को हम लोग यूज कर सके, क्योंकि साउथ का सिनेमा तो नहीं है ना, कभी कहीं कोई भी जिंदा हो जाएगा, वहाँ पे कभी कोई जिंदा होता है। और अगर आप चेक करेंगे तो एक डफा ब्रदर्स ने एक पूरी स्लेट उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, उसमें आगे आने वाले आगे के स्पिन ऑफ्स स्ट्रेंजर थिंग्स के, नैन्सी विलर का अलग अलग एक डिटेक्टिव वाला स्पिन ऑफ दे रखा है। ऑलमोस्ट 6 से 7 शो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स के स्पिन ऑफ होने ही होने हैं। आशा से ऑलमोस्ट 4 से 5 साल में आगे आपको दिख जाए चीजें कि क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थी कुछ मूवीज जो पिछले वीक में रिलीज हुई थी। उन मूवीज के बाद कुछ टीजर ट्रेलर रिलीज हुए हैं, और जैसे कि भी आपको पता है यश का बर्थडे था, तो उसने बर्थडे पर खुद को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है गाड़ी के अंदर और एक टॉक्सी के टीजर के साथ। तो आप बताइए कि कैसा लगा आपको टीजर और उसको गिफ्ट कैसा लगा? भाई क्या बताओ यार उस टीजर के बारे में, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। वो टीजर देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो वो टीजर ना मेरे को बिल्कुल वांगा की वाइब देता है। मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि बना है क्या है वो, मतलब मूवी का नाम टॉक्सिक है और टॉक्सिसिटी कहीं और फैला रहा हो, पता नहीं क्या था वो। पर यार ठीक है, मतलब ट्रेलर बिल्कुल ऐसा था जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। ऐसा कभी टीजर बना भी नहीं है कि भाई ठीक है डांसिंग कार के अंदर से वो लगा के डायनामाइट फोल्डर भाई, हाँ भाई यार क्या, ठीक है जो भी था लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन मुझे इसके अंदर सारी चीजें में जो कहने लायक बात लगती है ना, वो ये लगती है कि इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो गीतू मोहनदास है, ठीक है। और ये मूवी जो होती है वो टॉक्सिसिटी, मैस्कुलिनिटी वगैरह इन सब के ऊपर बात करती है, ठीक है। तो अगर यही चीज संदीप रेड्डी वांगा ने की होती ना, तो अभी लोग यहाँ पे छाती पीट रहे होते, चूड़ियां तोड़ रहे होते। लेकिन गीतू मोहनदास ने कर दी ना, तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। सेम ही चीज वही जब शाहिद के साथ वो कर रहा था कबीर सिंह में, एक लड़की के हाथ क्या उठा दिया तो लोगों ने चूड़ियां तोड़नी स्टार्ट कर दी, तेरे कैसी मूवी बना दी है, ये वो है फलाना ढिमका। तो ये वाली चीजें जो थी ये यहाँ पर मुझे थोड़ी सी खटकी कि लोगों के स्टैंडर्ड्स कैसे चेंज होते हैं। हालांकि टीजर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बारे में बात की जाए, और बहुत ही अलग सा और बहुत ही अजीब सा ट्रेलर है, टीजर है। एनी हाउ, लेकिन यश भाई थोड़ा सा मूवी देख के बनाना, क्योंकि आपकी रामायण भी आ रही है अभी, क्या पता रामायण का रावण आपका पहले ही मार दिया जाए। तो अब बात करते हैं अगले ट्रेलर की, जो अभी 30 जनवरी को रिलीज हो रही है, मर्दानी 3। तो अभी आपने ट्रेलर देखा तो उसमें क्या आपको नया लगा ट्रेलर के अंदर? मर्दानी 3 में रानी जो है वो एक बार, रानी मुखर्जी जो है वो फिर से एक बार अपने पुराने अवतार में, वही जो शिवाजी राव वाला उनका इंस्पेक्टर का रोल है उसमें आ रही है। और पहली 2 मूवीज में बहुत बढ़िया काम कर रखा है, बहुत बढ़िया स्टोरी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी दोनों पार्ट बहुत अच्छे थे इसके। और थर्ड का ट्रेलर देख करके ये लगता है कि इस बार ये लोग थोड़ा एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं, ठीक है। एक तो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड मूवी है, जो ट्रेलर को देख करके, टीजर को देख करके लगता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने ले रखा है कि इस बार वो उस से रिलेटेड कुछ केस के ऊपर काम करने वाली है, और थोड़ा सा और ब्रूटल, थोड़ा सा और थोड़ा सा क्या कहें कि रॉ टाइप का, या यूकेजी के क्राइम को इन्वॉल्व करने वाला लगेगा। मतलब दिख रहा है कि ट्रेलर कि ऐसा है कि मूवी को देखने में लोगों को मजा आएगा। और इस मूवी सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें ना विलन दमदार होता है। पहली, दूसरी और तीसरी के विलन को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही कोई टुच्चू मुच्चू विलन नहीं है जिसको हीरो बहुत आसानी से ओवर पावर कर दे। विलन के अंदर उसके डायलॉग सुन करके, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस देख करके लगता है कि उसमें दम है, कि विलन बना है, इसको कुछ एक और फॉर्म किया हुआ। अगर उसका ट्रेलर देखेंगे तो आपको थोड़ा रिजेम्बलेंस लगेगा दिल्ली क्राइम का जो सीजन 3 आया था, सेम ऑलमोस्ट, मुझे तो वैसे सेम लगा कि एक ओवर पावर्ड विलन है और स्टोरी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है, गर्ल्स के ऊपर है पूरी, और कैसे पूरा इसको चेज करके उसको कैप्चर करते हैं आप। इस टीजर भी कुछ ऐसा ही है। और बाकी अब 30 जनवरी को मूवी रिलीज हो रही है। उसके अलावा इस महीने की अगर जिस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ तो मुझे मर्दानी 3 ही लगती है। मुझे बॉर्डर 2 के अंदर कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मुझे वरुण धवन को एक तरफ से स्माइल करते हुए देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। तो ये मूवी है जो जनवरी में मुझे इंस्पायर करती है कि मुझे ये देखने जाना है, या ये मुझे अपनी तरफ खींचती है। अदरवाइज तो जनवरी में कुछ खास आ नहीं रहा है। इसके अलावा ओ रोमियो का टीजर आया भाई, क्या कहता है? तू तो बड़ा फैन है उसका, क्या नाम है, विशाल भारद्वाज का।
यार ओ रोमियो का जो अभी टीजर आया है, तो एक तो ये फुल कमीने वाली वाइब दे रहा है, बिल्कुल ये फुल गैंगस्टर वाली वाइब दे रहा है। आपका टीजर फुल टैटूड बॉडी है, और शायद ये जब आप पूरे ट्रेलर देखेंगे इसमें ट्रू इवेंट्स इसमें लिखा हुआ टीजर के अंदर। अब कौन सा ट्रू इवेंट्स इन्होंने डाले हैं, ऊपर से अरिजीत सिंह, विशाल भारद्वाज, शाहिद कपूर, और कास्ट उसकी इतनी बड़ी कास्ट है। रणदीप हुड्डा है, तृप्ति डिमरी है, दिशा पाटनी भी है, और इसके अलावा नाना पाटेकर है उसमें। दिशा पाटनी है, नाना पाटेकर, मतलब बहुत लंबी चौड़ी कास्ट इसकी है। तो मूवी तो बहुत बढ़िया होने वाली है। और ये मूवी रिलीज कब हो रही है? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस टीजर एंड मूवी, और ना ही मैं इस चीज को फॉलो कर रहा था। मुझे ये भी नहीं पता है कि किस चीज के बारे में है। अगर तेरे को कोई आइडिया है तो बता कि किस स्टोरी से रिलेटेड ये मूवी है। मेरे को तो कोई आइडिया है नहीं इसके बारे में। टीजर में भी ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, बस वो छोटे छोटे ग्लिम्स इनके दिखाए कि वहां पे वो अपना वही उड़ता पंजाब में जैसा अपने कैरेक्टर्स का देखा, तो कुछ कुछ वैसा नहीं लगा कि उड़ता पंजाब ले लो और थोड़ा सा कबीर सिंह ले लो। मुझे देख के लगा कि दोनों को मिक्स करके कोई लव स्टोरी टाइप का कुछ बनाया हुआ है। पर उसमें जो तूने कहा कि ये जो ट्रू इवेंट वाला पॉइंट डाला हुआ है, ये मुझे समझ में आया कि लव स्टोरी को ट्रू इवेंट से कैसे कनेक्ट करेंगे ये लोग। और अगर आप ओ रोमियो का टीजर देखते हैं प्रॉपर्ली, तो एक गैंगस्टर वाला जैसे भी बताया कि थोड़ा फाइटिंग सीन है, गुंडा टाइप बना रखा है, और इसमें तृप्ति डिमरी है। तो जब तृप्ति डिमरी का सीन आता है तो मेरे को लगता है थोड़ा रोमांटिक एंगल भी इसके अंदर दिया हुआ है, क्योंकि तृप्ति डिमरी है तो ऑब्वियसली रोमांस तो हो गई। और ये मूवी 13 फेब को भी आ रही है, वैलेंटाइन वीक में आ रही है, तो देखते हैं क्या ऑब्वियसली वैलेंटाइन में है तो फिर रोमांटिक मूवी तो होगी ही। एक टाइम था जब इमरान हाशमी का दबदबा होता था रोमांटिक टाइम पे, वैलेंटाइन डे पे। आजकल बेचारे के बुरे दिन चल रहे हैं। अरे तस्करी आने वाली है उसकी यार, तस्करी का टीजर आया है उसका भी। यार तस्करी का ट्रेलर देखा मैंने, लेकिन मेरे को कुछ जो कलर ग्रेडिंग है बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है कि इंस्टा का कोई फिल्टर उसको लगा रखा है, बहुत ही शार्प ग्रेडिंग कर रखी है उन्होंने, कलर ग्रेडिंग। अगर आपने नोटिस किया हो तो टीजर तो कलर ग्रेडिंग की बात कर रहा है भाई। मैं जो बात तू प्रभास के लिए बोल रहा है ना, मैं उसको यही चीज ना इमरान को बोलना चाहता हूँ कि भाई तू क्या सोच के स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर रहा है। ठीक, तू नहीं है उस टाइप का एक्टर, तू नहीं है उस टाइप का बंदा, और तू नहीं है उस टाइप का बंदा जिसको लोग उस तरीके से देखना चाहते हैं। तेरे को उस तरीके से कोई नहीं देखना चाहता स्क्रीन पे। तेरे को बंदे उसी तरीके से देखना चाहते हैं जो आज से 10, 12, 15 साल पहले तू कर रहा था स्क्रीन पे। रोमांटिक टाइप। हाँ, तेरे को मर्डर में देखना चाहते हैं लोग, तेरे को जन्नत में देखना चाहते हैं लोग, तो तू वो सेलेक्ट करना, वो ढूंढना। ये जो रोमांटिक मूवीज बाकी एक्टर्स लेकर के जा रहे हैं बिना किसी मतलब के, अच्छी भली मूवी कैसी तैसी कर देते हैं ये कार्तिक आर्यन टाइप के लोग, तू करना उन मूवीज को। पता नहीं क्यों कुछ अलग करना है के चक्कर में उसने ऐसी तैसी कर रखी है। हालांकि इस साल आवारापन 2 आ रही है, ठीक है, और आवारापन 2 से बहुत सारी उम्मीद है मेरे टाइप के लोगों को जो इमरान के फैन है और बचपन में हमने आवारापन देखी है, नॉस्टैल्जिया है उसके साथ हमारा, तो उससे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी है कि शिवम का रोल फिर से आएगा इस बार, कुछ बढ़िया हमको देखने को मिलेगा। लास्ट पार्ट में शायद मर गया था, फर्स्ट पार्ट में शिवम। या फर्स्ट पार्ट में मर जाता है वो उसमें, लेकिन ऑब्वियसली बॉलीवुड के सीक्वल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, कोई नई स्टोरी होगी, नाम शायद वो हो, लेकिन फिंगर्स क्रॉस कुछ बेटर देखने को मिल जाए इमरान की तरफ से इस बार। तस्करी का सेम वही एक्टिंग सेल्फी में आप देख सकते हैं, हाँ सेल्फी में वही वाला वही बिल्कुल सेम चीजें हैं। तो उस टाइप की स्क्रिप्ट पिक ना करें तो बेहतर है, मतलब बेहतर है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ भाई, हमारे लिए टॉर्चर हो जाता है यार, तुम राजा साहब बनाते हो और ये सब बनाते हो तो नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे। टॉक्सिक का टीजर भी अच्छा था भाई। टॉक्सिक का टीजर तूने अपने घर पे चलाया होता ना टीवी में, तो तेरे को अच्छा लगता। जब पापा की चप्पलें पड़ रही होती ना, तेरे को पता चलता कितना अच्छा था। इन्हीं सब के बीच में संदीप रेड्डी वांगा ने भी स्प्रिट का पोस्टर लॉन्च कर दिया है। देखा, 3 पोस्टर्स लॉन्च हुए हैं, और भाई पोस्टर देख के सिंपल, मतलब एक अंधा भी अगर देखेगा ना तो बता देगा कि संदीप की मूवी का ये पोस्टर है। एनिमल टाइप वाइब। हाँ, वही अल्कोहल दिख रहा है उसके अंदर, और थोड़ा सा वो नंगे पुंगे टाइप की फोटो है, छोटे वोटे लगी हुई है, उसी टाइप का पोस्टर है, कुछ खास उसके अंदर है नहीं। एक चीज रह गई यहाँ पे, मैं टॉक्सिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये मैं कह रहा था कि टॉक्सिक का जो अभी इन्होंने टीजर लॉन्च किया है, इंट्रोडक्शन टीजर, इसका जो क्लैश होने वाला है वो धुरंधर 2 के साथ होने वाला है। हाँ। और धुरंधर ने पिछले महीने क्या किया ये सबने देख लिया, ठीक है, टॉक्सिक वालों ने भी देख लिया होगा, और इन्होंने अपना टीजर जो लॉन्च किया है और क्लैश भी हो रहा है, तो ये साल का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। इस 2026 का सबसे बड़ा क्लैश मेरे को लगता है कि इन्हीं दोनों मूवीज का होगा, अगर ये दोनों मूवीज सेम डे रिलीज होती है तो। हाँ। धुरंधर वालों ने तो क्लियर कर दिया कि वो लोग अपनी डेट को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली टॉक्सिक वालों ने भी कह दिया है कि वो भी अपनी डेट को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीजर के अंदर उन्होंने डेट फाइनल दिखा दी है। मुझे लगता है कि टॉक्सिक वालों ने ये जो टीजर लॉन्च किया है उसके बर्थडे पे, हालांकि बर्थडे पे ही करना था, और करने के बाद वो लोग सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि क्या टॉक्सिक की वाइब या उसकी हाइप उतनी है कि वो धुरंधर को टक्कर दे पाए। क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर अगर हम बात करें, सारा खेल तो पैसे के ना लास्ट में,
तो कभी भी कोई भी बड़ी फिल्म ये नहीं चाहेगी या ये प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि वो किसी इतनी बड़ी मूवी के साथ रिलीज करे कि उसका नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि मार्केट को चेक करने के लिए या यूं कहते हैं ना कि ओशंस की डेप्थ को नापने के लिए इन्होंने ये टीजर को लॉन्च किया कि एक बार चेक कर ले जरा हाइप क्या है, अब पहले से पता चल जाए तो शिफ्ट वगैरह किया जाए मूवी को यहाँ वहाँ। तो ये एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था जो कि मिस हो गया था उस टॉक्सिक वाले टीजर के समय पे। तो जैसे कि आप बता रहे कि इस साल का पहला क्लैश धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच में है। इस ईयर में एक क्लैश और भी है, शायद 14 सितंबर 14 अगस्त का है, जिसमें नागजिला और लव एंड वॉर क्लैश होने वाली है। क्योंकि लव एंड वॉर काफी टाइम से बहुत बड़ी मूवी बन रही है संजय लीला भंसाली की, जिसमें आपको विकी कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट देखने को मिलेंगे। अब उसकी स्टोरी क्या है क्या नहीं वो तो इतना कुछ पता नहीं, जैसे नाम से पता चल रहा है कि लव एंड वॉर उसके अंदर होगा। और उसके साथ जो क्लैश हो रही है वो है कार्तिक आर्यन की नागजिला, जिसमें एक इच्छाधारी नाग बने हुए हैं, असल जिंदगी में तो है ही, मूवी के अंदर ही बने हुए हैं। और ये मूवी धर्मा प्रोड्यूस कर रही है, तो एक बड़ी मूवी तो होगी है। अब इसका क्लैश क्या होता है, कौन शिफ्ट करेगा कौन शिफ्ट नहीं करेगा, वो तो मूवी के आने के बाद पता चलेगा। सो तब उससे पहले हमारा जो पहला क्लैश है धुरंधर 2 और टॉक्सिक का, हम उसका वेट करते हैं कि क्या भयंकर हो सकता है उस बस दिन। वो तो आने ही वाला है कुछ दिनों में। हाँ, अभी 19 मार्च को आने वाला है। धुरंधर थिएटर से उतरी भी नहीं और उसकी दूसरी मूवी आने वाली है। धुरंधर का तो नाम ही धुरंधर है वो। भाई साहब जबरदस्ती बना दी कुछ। तो ये था पिछले कुछ 15-20 दिनों में आने वाली सारी मूवीज, वेब सीरीज, टीजर ट्रेलर्स के बारे में हमारे व्यूज। छुट्टियों पे हम लोग चल रहे थे, पिछले कुछ दिनों से काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, पर अब छुट्टियां खत्म हो चुकी है, हम वापस काम पे आ चुके हैं और कोशिश रहेगी लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। 2 वीडियो बनाए मैंने बीच में, एक दो बॉलीवुड 2026 की बनी थी और एक आपका बॉर्डर 2 मैंने बनाया था, दोनों ने डाले आपने। छलना चूतिए। ठीक है, तो ऐसे ये मत बोलो कि बनाए नहीं कुछ भी। भाई वीडियो बनाना सब कुछ नहीं होता ना, वीडियो को ऐसे बनाना होता है कि उनको देखने वालों को मजा आए। ठीक है, सीखो कुछ सीनियर से, और ठीक है ना भाई, बदतमीजी नहीं सीनियर के साथ। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियोस? अपने व्यूज कमेंट में डालिए, बताइए हमें, और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।